नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां पिछली कक्षा में हमने तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंग के आक्रमण, नसरुद्दीन महमूद द्वितीय, इन सब के बारे में चर्चा की थी और तुगलक वंश को हमने खत्म किया था। 2 से 3 बार हमने उसको रिवीजन भी आपको करा दिया था कि हर एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। आज की क्लास दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक इतिहास की आखिरी क्लास होगी। दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिकल हिस्ट्री की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें हम प्रशासन, वास्तुकला, इन सभी बातों का अध्ययन कर लेंगे। इन सभी के बारे में हम पढ़ लेंगे साथियों। ठीक है, तो आज हमें चर्चा करनी है सैयद वंश के बारे में और आज ही की क्लास में हमें चर्चा करनी है लोदी वंश के बारे में। और आखिर में इब्राहिम लोदी बाबर से पानीपत की पहली लड़ाई हारेगा, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए, तो पहले हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें नहीं है, बहुत सारा डेटा नहीं है, लिमिटेड डेटा है, लिमिटेड फैक्ट है, तो इनको कवर करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, समझ पाइए, हमें सैयद वंश के बारे में परिचय पढ़ना है। बहुत छोटे से क्षेत्र में एक समय दिल्ली सल्तनत जो पूरे दक्षिण में फैल चुकी थी, वो सैयद और लोदियों के काल में बहुत छोटे से क्षेत्र पे आ जाएगी। लाहौर, मुल्तान, पंजाब, दिल्ली, इतने से इलाके में ही रह जाएगी। प्रमुख शासक खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सैयद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो याद रखेंगे अंतिम सुल्तान या लास्ट सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी वाज अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, खिज्र खान इसके संस्थापक का नाम था। चलो, तो अब हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से चीजों को समझना और टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए, सैयद वंश के बारे में हम एक सामान्य परिचय लेते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि सैयद कौन थे, कैसे इनकी शुरुआत हुई, क्या इनकी पूरी की पूरी स्टोरी है। तो जो सैयद है, इसके बारे में सबसे विशेष बात यह है कि सैयद पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश है। यह सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, जो सैयद है वो पूरी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश है। शिया, बाकी जितने भी थे वो सुन्नी मुसलमान थे, ये एकमात्र शिया मुसलमान है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश कौन सा था, ओनली शिया डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जवाब देंगे ये सैयद वंश। ठीक, अब जो सैयद हैं, सैयद ये अपने आप को पैगंबर का वंशज बोलते हैं। सैयदों का मानना यह है कि हम पैगंबर के वंशज हैं। ये अपने आप को ऐसे रिलेट करते हैं कि हम मोहम्मद साहब या पैगंबर साहब के, हम पैगंबर साहब के वंशज हैं। और कई जगह पर इन्हें एक शब्द भी दिया गया है, चूंकि ये ऊंची नुकीली टोपी पहनते थे तो इन्हें कुलह दारन कहा गया है। इन्हें कुलह दारन कहा गया है साथियों, कुलह दारन। कुलह दारन का मतलब होता था ऐसे शासक जो नुकीली और ऊंची टोपी पहना करते थे। ये नुकीली और ऊंची टोपी पहना करते थे, इसलिए इस वंश के शासकों को कुलह दारन भी कहा गया है। ये पैगंबर से अपने आप को जोड़ते थे और कहते थे कि हम पैगंबर साहब के वंशज हैं। वी आर दी डिसेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये भी जरा समझने का प्रयास करेंगे। तो इनकी अधिकांश जो जानकारी मिलती है, मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो एक किताब है तारीख ए मुबारक शाही। कमेंट करके बता दीजिए किसने लिखी है। तो वो किताब है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। और जो तारीख ए मुबारक शाही है, ये लिखी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और ये किताब डेडिकेटेड है मुबारक शाह को। ठीक है, मुबारक शाह।
अभी राजा बनेगा इसके बाद मुबारक शाह, जो कि सैयद वंश का ही एक राजा हुआ। तो उसको ये किताब पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। तो जो तारीख ए मुबारक शाही है, इसी से हमें अधिकांश जानकारी मिलती है, हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आखिर सैयद वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, खिज्र खान कैसे सुल्तान बना, इसकी कहानी भी हम डिस्कस करेंगे। पहले यहां तक की बातों को समझो। प्रश्न क्या बनेगा कि तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? तो तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। किसको समर्पित है? सैयद वंश के सुल्तान मुबारक शाह को समर्पित है। तारीख ए मुबारक शाही इज रिटन बाय तारीख ए मुबारक शाही इज रिटन बाय याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इट इज डेडिकेटेड टू मुबारक शाह। इट इज डेडिकेटेड टू मुबारक शाह। आई विश यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सैयद वंश एकमात्र शिया वंश है। इट इज द ओनली शिया डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। और इन्हें कुलह दारन कहा गया है। कुलह दारन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नुकीली और ऊंची टोपी पहना करते थे, जिस वजह से इन्हें कुलह दारन नाम दिया गया है। प्यारे दोस्तों, अब चर्चा कर लेते हैं हम खिज्र खान के बारे में, जो इस वंश का संस्थापक हुआ। क्या उसकी कहानी है, इसको जरा समझते हैं। तो अब हमें अगली चर्चा करनी है खिज्र खान के बारे में। खिज्र खान लगभग 1414 से शासन करना शुरू किया और 1421 तक शासन करता है। 7-8 वर्षों का शासन काल है। 7 से 8 वर्षों का शासन काल रहता है। ठीक है, अब जो खिज्र खान है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो पहला पॉइंट हम जानते हैं कि ये सैयद वंश का संस्थापक है। सैयद वंश का संस्थापक अर्थात फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ठीक, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश का संस्थापक। अब इसके आरंभ कैसे होता है ये समझना। तो ये पिक्चर में आता है जब तैमूर लंग इंडिया पर अटैक करता है। तैमूर लंग ने भारत पर कब अटैक किया था? तो 1398 में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है। याद ही होगा आप लोगों को, भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है। इन्वेजन ऑफ तैमूर लंग इन इंडिया। जब भारत में तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो 1399 में, 1 साल तक रहता है वो भारत में। 1 साल का समय तैमूर लंग भारत में बिताता है। 1399 में तैमूर लंग वापस चला जाता है। वापस कहाँ पर चला जाता है? समरकंद, जहां से वो आया था, वो वापस समरकंद चला जाता है। तैमूर लंग आपको याद होगा चगताई शाखा का तुर्क था, पिता की ओर से मंगोल, माता की ओर से तुर्क। ठीक है, तो जब ये वापस जाता है तो खिज्र खान इस पूरे अभियान में तैमूर लंग की बहुत मदद करता है। खिज्र खान, जो खिज्र खान है वो भारत का ही है। खिज्र खान सेनापति के रूप में काम करता है, एक प्रकार से कमांडर इन चीफ के रूप में काम करता है, और तैमूर की बहुत मदद की थी भारत के अभियानों में। तैमूर की बहुत हेल्प की थी इंडिया के पूरे कैंपेन में। तो जब खिज्र खान वापस जाता है तो वो तैमूर लंग को 3 क्षेत्र दे करके जाता है। वो तैमूर लंग बोलता है खिज्र खान से कि हम आपको 3 क्षेत्र दे रहे हैं। हम लाहौर का इलाका दे रहे हैं, दीपालपुर जो पंजाब वाला इलाका है वो आपको दे रहे हैं, और दिल्ली का इलाका दे रहे हैं। तो ये तीनों क्षेत्र खिज्र खान को मिल जाते हैं और इस तरह खिज्र खान के द्वारा 1414 में 1414 में सैयद वंश की स्थापना की जाती है। सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की जाती है। ये कहानी है। तो चूंकि ये तैमूर लंग का सेनापति था, ही वॉज अ कमांडर ऑफ तैमूर लंग, तो तैमूर वापस चला गया समरकंद। वापस जाते समय उसने खिज्र खान को लाहौर, दीपालपुर और दिल्ली का पूरा साम्राज्य सौंप दिया। तो इन्हीं 3 क्षेत्रों पर खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की, सैयद डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। अब एक और स्टोरी है। आपको याद है हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा था कि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, उसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि लेकर के शासन किया था। उसने मलिक और सिपह सलार का टाइटल लेकर के रूल किया था। ऐसा ही काम खिज्र खान करता है। खिज्र खान कहता है कि मैं सुल्तान नहीं हूं, आई एम नॉट सुल्तान, मैं सुल्तान नहीं हूं। सुल्तान तो तैमूर और उनके वंशज हैं। तो तैमूर की डेथ हो जाती है, फिर तैमूर का बेटा अगला शासक बनता है शाहरुख।
ठीक है, तैमूर का बेटा है शाहरुख जो कि अगला शासक बनता है। तो वो कहता है आई एम नॉट सुल्तान, आई एम द रिप्रेजेंटेटर ऑफ तैमूर लंग। ठीक है, तो इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये एक टाइटल इसने लिया था रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि ली थी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और ये क्या करता था, शाहरुख को, जो शाहरुख है तैमूर लंग का बेटा, उसको हमेशा कर भेजा करता था, उसको टैक्स दिया करता था। बहुत कम होता था, लेकिन ये बताने के लिए हम आपका ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम आपके ही रिप्रेजेंटेटर हैं। ये शाहरुख को एक कर भेजा करता था, शाहरुख को रेगुलर रूप से ये टैक्स भेजा करता था। अंततः 20 मई को इसकी मृत्यु हो जाती है। यहां मैं लिख देता हूं अगला पॉइंट। ठीक है, अंततः 20 मई 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि यह अच्छा शासक था, जनता बहुत दुखी हुई थी जब ये मरा था। तो इतनी ही बातें याद रखना है। खिज्र खान कौन है? सैयद वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। कौन था? इसने तैमूर लंग की मदद की थी भारत को जीतने में। इसने तैमूर लंग की हेल्प की थी इंडिया को इन्वेड करने में। तो तैमूर लंग ने इसको दिल्ली, लाहौर और दीपालपुर वाले क्षेत्र का शासन सौंप दिया। तो यहीं पर 1414 में इसने सैयद वंश की स्थापना की। कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत ए आला की उपाधि से शासन करता रहा और तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को लगातार कर भेजता रहा, लगातार ये टैक्स देता रहा। तो यहीं से साथियों प्रश्न बनते हैं। कोई भी विस्तार इसके समय पर नहीं हुआ, कोई भी एक्सपेंशन इसके समय पर नहीं हुआ। अब खिज्र खान के बाद अगला जो शासक है वो है मुबारक शाह। खिज्र खान के बाद बस एक ही लाइन है, ज्यादा बात नहीं है, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह जो है वो 1421 से लेकर के 1434 तक शासन करता है। 1421 से लेकर के 1434 तक रूल करता है। मुबारक शाह के बारे में पहली चीज यह है कि ये स्वतंत्र शासक हुआ, ये स्वतंत्र शासक था, ये एक इंडिपेंडेंट रूलर था, ये एक इंडिपेंडेंट रूलर था, स्वतंत्र शासक था। मतलब इसने शाहरुख को या तैमूर लंग के वंशजों को कर भेजना बंद कर दिया। इसने कहा कि अब हम टैक्स नहीं भेजेंगे। तो इसने शाहरुख या तैमूर लंग जो भी उसके डिसेंडेंट थे उन सबको टैक्स भेजना बंद कर दिया, कहा कि अब हम कर नहीं भेजेंगे। दूसरी चीज ये है, स्वतंत्र शासक तो था ही था, इसने एक शहर भी बनाया था और उस शहर का नाम था मुबारकबाद। इसने मुबारकबाद नाम का एक शहर बनाया था और इसी के समय याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने किताब लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, बस इतनी ही बात याद रखना है। मुबारकबाद नाम का शहर बनाया था, इसके वजीर ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके वजीर ने ही इसकी हत्या कर दी थी। सरवर उल मुल्क नाम का वजीर था, सिंहपाल था, इन्होंने मिल करके इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद एक दो शासक और आते हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। जैसे मोहम्मद शाह अगला शासक आता है, इसके बाद एक और शासक है मुहम्मद शाह, बीच में छोटे छोटे एक दो शासक और आए हैं। ये भी 1434 से लेकर के 1434 से लेकर के 1445 तक शासन करता है। ये बहुत कमजोर शासक था, ये जो मोहम्मद शाह है ये बहुत ही कमजोर शासक था, बहुत ही ज्यादा वीक किस्म का एक रूलर था। जैसे इसके समय पर क्या होता है कि मालवा वाले क्षेत्र में, अब जो भी एमपीपीएससी के विद्यार्थी हैं वो समझ पाएंगे इस चीज को, कि जो मालवा वाला क्षेत्र है, मालवा, यहाँ पर महमूद खिलजी नाम का एक शासक होता था। महमूद खिलजी, ये अलग है साथियों, ये खिलजी वंश से मत जोड़ना। तो इसने आक्रमण कर दिया था, इसने अटैक कर दिया था और इस आक्रमण से इसकी रक्षा की थी बहलोल लोदी ने। यहां से आपको बहलोल लोदी पिक्चर में दिखेगा। बहलोल लोदी वही जो आगे जाकर के लोदी वंश की स्थापना करेगा। तो बहलोल लोदी ने इसकी रक्षा की थी और यहां से बहलोल लोदी बहुत प्रसिद्ध हो गया था। जो बहलोल लोदी है वो बहुत फेमस हो गया था और बहलोल लोदी को सुल्तान ने उपाधि भी दी। पहली बात तो इसको लाहौर की इक्तादारी प्रदान कर दी, लाहौर का
इक्ता प्रदान कर दिया। ही गेव इक्ता ऑफ लाहौर, कि इसको वली बना दिया। अपना पुत्र कहा, इसको अपना पुत्र कहा, और इसे खान ए जहां की उपाधि दी, इसे खान ए जहां का टाइटल दिया। तो बस यही बात आपको याद रखना है कि मोहम्मद शाह के समय मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह की रक्षा की थी। तो बहलोल लोदी को खुश होकर के मोहम्मद शाह ने लाहौर का इक्ता प्रदान कर दिया, अपना पुत्र कहा, और खान ए खाना की उपाधि प्राप्त कर दी। इसके बाद अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम जो शासक है, लास्ट जो रूलर है, मैं यही लिख दे रहा हूं, वो है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अच्छा, इसकी भी कहानी है, 2 मिनट कहानी सुना के कंप्लीट करेंगे हम। तो जो अलाउद्दीन आलम शाह है, ये अंतिम शासक होगा, ये लास्ट रूलर होगा, अंतिम शासक अर्थात लास्ट रूलर। ठीक, इसकी स्टोरी ये है, अंतिम शासक लास्ट रूलर, इसकी कहानी ये है प्यारे दोस्तों कि इसको किसी ने मारा नहीं, ये खुद पूरा राज छोड़ करके बाहर चला गया था। और इस बहलोल लोदी ने कहा कि वापस आ जाओ, सुल्तान बन जाओ। इसने कहा अब हमें सुल्तान नहीं बनना है, आप ही संभालो, हमें कुछ मतलब नहीं है। ये डरा हुआ था, इतने षड्यंत्र होते थे, तो इसने सोचा अपनी जान बचाते हैं। बहुत पावरफुल नहीं था, बहलोल लोदी का कद बहुत बढ़ गया था। हालांकि बहलोल लोदी इसको मारता नहीं, क्योंकि बहलोल लोदी लॉयल था फैमिली के प्रति, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो खुद सब कुछ छोड़ करके चला गया। तो यही है सैयद वंश। इसके बाद बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की जाएगी। आइए इन सभी बातों को एक बार देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करके हम लोदी वंश की बात करते हैं, लोदी डायनेस्टी को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो यही सारी बातें हमने बताई कि सल्तनत का ये एकमात्र शिया वंश था। सल्तनत का ये एकमात्र शिया वंश था, ओनली शिया डायनेस्टी ऑफ सल्तनत। सैयद ये अपने आप को पैगंबर साहब का वंशज बोलते थे। कुलह दारन कहा गया है इन्हें, क्योंकि ये ऊंची नुकीली टोपी या कुलाह लगाया करते थे। इस तरह से ऊंची नुकीली टोपी पहना करते थे। इनकी जानकारी तारीख ए मुबारक शाही से मिलती है, जो याहिया बिन सरहिंदी द्वारा मुबारक शाह के लिए लिखी गई थी। ओके, सैयद थे ये, कुलह दारन इनको कहा गया है। कुलह दारन, तारीख ए मुबारक शाही से इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि मुबारक शाह को डेडिकेटेड है, याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा लिखी गई किताब है। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक है। खिज्र खान जो है वो फाउंडर है सैयद डायनेस्टी का। सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की, रैयत ए आला की उपाधि से शासन किया। कभी भी इसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, रैयत ए आला के टाइटल से इसने शासन किया है। तैमूर लंग का सेनापति था। ये तैमूर के बेटे शाहरुख को कर भेजता था। ये जो तैमूर का बेटा है शाहरुख, उसको ये रेगुलर बेसिस पर टैक्स भेजता था। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को होती है। इसकी मृत्यु जो है वो 20 मई 1421 को होती है। इसने कोई भी नया क्षेत्र नहीं जीता था, कोई भी नया एरिया नहीं जीता था। ये पिक्चर्स वगैरह जो है ये इसी के हिसाब से देखें, इसमें भी ऊंची टोपी इन्होंने लगाई हुई है, तो वो रिलेट किया करो। कोई भी पिक्चर अगर मैं डालता हूं तो 90% फोटो ना किसी रूप में वो कंटेंट से रिलेट होती है, ताकि याद करने में आपको मदद हो जाए और थोड़ा पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे। बात तो ये भी है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आना चाहिए। खिज्र खान के बाद अगला जो है वो है मुबारक शाह। तो ये स्वतंत्र शासक था। ओके, ये इंडिपेंडेंट रूलर था। इसने नायाब ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ली थी। मुबारक बाद की स्थापना करी, एक शहर बनाया। काबुल के शेख अली ने आक्रमण किया था और याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखी थी। तो तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब है, जो कि मुबारक शाह को डेडिकेटेड है। ये बस याद रखना, इसके अलावा और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आखिर में अगर देख पाए तो मोहम्मद शाह, मालवा के महमूद खिलजी का आक्रमण हुआ। बहलोल लोदी बचाता है, तो बहलोल लोदी को पुत्र खान ए जहां और लाहौर का इक्ता प्रदान किया और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। तो मोहम्मद शाह अगला शासक। महमूद खिलजी था, मालवा का उसने अटैक किया था।
बहलोल लोदी ने इसको बचाया, तो बहलोल लोदी को बेटा कहा, खां ने जहां का टाइटल दिया और लाहौर का इक्ता प्रदान किया, और आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इतनी ही बातें हैं जो सैयदों के बारे में आपको याद रखनी है। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए, तो अब हम दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के बारे में बात करेंगे। हम दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और अंतिम वंश का नाम है लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। क्या क्या पढ़ना है? पहले एक सामान्य परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक। फिर बहलोल लोदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे लंबा शासन काल रहा है एक सुल्तान के रूप में बहलोल लोदी का। सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा ही कट्टर शासक हुआ ये भी, ठीक है। फिर इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे, ये आखिरी शासक था। फिर बाबर इसको पानीपत के युद्ध में मार देगा। एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मरेगा। एकमात्र ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जो कि लड़ते हुए मरेगा, जो कि लड़ते हुए मरेगा साथियों। चलो, उससे पहले 2 मिनट हम सैयद वंश को रिकॉल कर लेते हैं ताकि सारे फैक्ट एक लाइन से याद हो जाएं। सैयद वंश के बारे में पहला तथ्य है, एकमात्र शिया वंश है दिल्ली सल्तनत का। ओनली शिया डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। इट वॉज फाउंडेड बाय खिज्र खान। सैयदों को जो है वो कुलाह दारन कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ऊंची टोपी पहना करते थे। इनकी जानकारी याहिया बिन सरहिंदी की किताब तारीख ए मुबारक शाही से मिलती है, जो कि मुबारक शाह को डेडिकेटेड है। खिज्र खान ने कोई भी नया एरिया नहीं जोड़ा, वो तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को रेगुलर टैक्स भेजता था। मुबारक शाह ने मुबारकबाद नाम का शहर बनाया था और वो स्वतंत्र शासक था। बहलोल लोदी का उदय महमूद शाह के शासनकाल में हुआ। महमूद शाह ने बहलोल लोदी को पुत्र की उपाधि, खान ए जहां की उपाधि और लाहौर का इक्ता दिया था। सैयद वंश का जो आखिरी सुल्तान था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलें, तो अब हम चर्चा करते हैं लोदी के बारे में, लोदी वंश के बारे में, लोदी डायनेस्टी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो पहला टॉपिक, लोदी वंश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय लोदी वंश, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लोदी डायनेस्टी। देखो, लोदी जो है ये अफगानिस्तान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। इनका ओरिजिन जो है वो अफगानिस्तान से हुआ था। तो अफगानिस्तान में गिलजाई जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान से, वहां से इनकी उत्पत्ति हुई थी। और इसलिए इन्हें, ये जो है ये सेना में शामिल हुए थे। ये सुल्तानों की, या सल्तनत लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर वर्ड है, ये सल्तनत की सेना में सिपाही का काम करते थे। सल्तनत के सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे बहुत पहले से। ये जो है ये मिलिट्री पर्सनेल थे इन सल्तनत आर्मी, ठीक। चूंकि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे तो इन्हें एक उपनाम मिल गया पठान। इन्हें एक उपनाम मिल गया पठान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लोदी वंश है ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश है। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश है। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सैयदों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि सैयद दिल्ली सल्तनत का पहला शिया वंश है, इसी तरह यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो लोदी है ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश है। इट वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिनकी उत्पत्ति अफगानिस्तान के गिलजाई वाले क्षेत्र से हुई थी, जिनका ओरिजिन अफगानिस्तान के गिलजाई वाले रीजन से हुआ था। नसरुद्दीन महमूद जब था ना, उनके समय बहुत बड़ी मात्रा में, नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश की बात कर रहा हूं, स्लेव डायनेस्टी में नसरुद्दीन महमूद था बलबन से पहले।
उस समय पर बहुत बड़ी मात्रा में अफगानों को सेना में भर्ती किया गया था। तो वहां से अफगान धीरे 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 करके सेना में बढ़ते चले गए, और अफगान का चैप्टर अब लंबा चलेगा। आने वाले समय में जब हम मुगलों की बात करेंगे, हम शेर शाह सूरी की बात करेंगे, हम अफगान की ही बात करेंगे, तो ये चैप्टर लंबा चलने वाला है। अब अफगानियों की शुरुआत होने वाली है, भारत में इन शासकों की शुरुआत अब होने वाली है। ठीक है, तो बस अभी आपको पहली चीज याद रखना है कि जो लोदी वंश है ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। इट वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। चलिए अब हम चर्चा करते हैं बहलोल लोदी के बारे में। बहुत ही लंबा शासनकाल रहा, 1451 से 1489 तक। तो हम चर्चा करेंगे बहलोल लोदी। 1451 से लेकर के 1489 तक ये रूल करते हैं। अब दो तीन बातें बिल्कुल शुरू में ही समझ लो। जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी, इसने 39 वर्ष तक शासन किया है। ही रूल्ड फॉर अराउंड 39 ईयर्स, और ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है। अब यहां कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूं कैसे याद रखना है। किसी भी सुल्तान ने इतने लंबे समय तक शासन नहीं किया है। किसी भी सुल्तान ने इतने लंबे समय तक शासन नहीं किया है। बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली थी। यहां से एक प्रश्न बनता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर कौन सी वो डायनेस्टी है जिसका रिजीम मैक्सिमम रहा है। तो आप क्या जवाब देते हो कि सर वो तुगलक है। तुगलकों का जो शासनकाल है वो सबसे लंबा रहा है, लगभग 94 वर्षों का शासनकाल रहा है। जो तुगलक हैं उनका रिजीम सबसे बड़ा रहा है, ऑलमोस्ट 94 ईयर का रिजीम रहा है। अब प्रश्न थोड़ा घुमा करके पूछेगा, दिल्ली सल्तनत पर किस सुल्तान का शासनकाल सर्वाधिक रहा है। अब वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा है, वो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड द मैक्सिमम रूलिंग पीरियड। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का सर्वाधिक शासनकाल रहा है। तब जवाब होगा बहलोल लोदी, जिसे बहलोल शाह गाजी के नाम से भी जाना जाता है। बहलोल लोदी या बहलोल शाह गाजी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए एक एक करके इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं, एक एक करके हम टॉपिक की बात करते हैं। तो देखो, ये तो हमने बता ही दिया। अब बहलोल लोदी के बारे में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, तो अलाउद्दीन आलम शाह की जगह जो बहलोल लोदी है ये सुल्तान बनता है। जो बहलोल लोदी है ये सुल्तान बनता है। ही बिकेम दी सुल्तान। ठीक है, ये सुल्तान बनता है। और सुल्तान जब ये बना तो किसी भी तरह का कोई भी खून नहीं बना, तो इसे कहा जाता है रक्तहीन क्रांति। ठीक है, 1351 में यह होता है, 1351 में ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ये कहानी हमने आपको सुनाई है पूरी की पूरी कि अलाउद्दीन आलम शाह खुद ब खुद दूर चला गया। अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो खुद ब खुद दूर चला गया और उसने बहलोल लोदी से कहा कि आप ही शासन को संभालिए, आप ही रूल कीजिए। ठीक है, तो ना कोई खून बहा और अगला राजवंश आ गया। ये बहुत रेयर हुआ है दिल्ली के शासनकाल में कि बिना कोई खून बहाए, बिना किसी सुल्तान को मारे अगले वंश की स्थापना हो गई हो, पर यहाँ पर यह हुआ। तो इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा गया, इसे ब्लड रेस रेवोल्यूशन कहा गया। क्रांति इसलिए कि पहली बार अफगान जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनने जा रहे थे। पहली बार अफगान जो है दे वर गोइंग टू बी द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो बहलोल लोदी जो है साथियों, इसने अफगानी राजत्व का सिद्धांत अपनाया। अब सर ये अफगानी राजत्व का सिद्धांत क्या होता है, और यही
इनके पतन का एक कारण बनेगा, अभी आपको आगे समझ में आएगा। इसने जो किंगशिप अपनाया, इसने जो किंगशिप अडॉप्ट किया, उसे कहते हैं अफगानी किंगशिप, जो तालिबान फॉलो करता है। देखो, अफगानी राजत्व का सिद्धांत यह कहता है कि आप समानता के रूप में शासन करेंगे। आप किस रूप में शासन करेंगे? समानता, अर्थात इक्वालिटी के साथ रूल करेंगे। समानता का मतलब यह है कि माना कि आप सुल्तान हो, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, जिन्हें ये सरदार कहते थे, आपके जो सहयोगी हैं, जो जिन्हें ये सरदार कहते थे, ये भी उतने ही जरूरी हैं। तो ये समानता पर शासन करता था। कहा जाता है ये सिंहासन पर बैठता भी था, तो जितना इसका सिंहासन होता था, उतना ही सिंहासन जो है वो इसके सरदारों का होता था। ये अपने सरदारों के यहाँ जाया करता था। अगर कभी भी सुल्तान बाहर गया है, तो ये बात तो तय है कि वो किसी ना किसी सरदार के घर, हर दिन किसी ना किसी सरदार के घर जाकर के खाना खाया करता था। हर दिन किसी ना किसी सरदार के घर में जाता था वो। ठीक है, तो समानता का आचरण, सरदारों के साथ बिल्कुल समानता का आचरण। ये अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था, मतलब बिल्कुल समान आचरण। ये अपने सरदारों को मकसद ए अली कह करके पुकारता था। इसके सरदारों को ये मकसद ए अली कह करके पुकारता था। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि उस शासक का नाम बताइए, उस पर्टिकुलर रूलर का नाम बताइए जिसने अपने सरदारों के साथ समानता का व्यवहार किया। तो वो था बहलोल लोदी। ठीक है, इतना ही नहीं, इसने कट्टरवाद की नीति नहीं अपनाई। इसके प्रशासन में बहुत से हिंदू थे। इसके प्रशासन में, इसका जो रिजीन था, इसके रिजीन में बहुत सारे हिंदू शासक भी हुए। अब बहुत सारे हिंदू शासक, माफ कीजिए, हिंदू भी शामिल थे, बहुत सारे हिंदू भी शामिल थे। इसने एक सिक्का चलवाया था और उस सिक्के को कहा जाता है बहलोली सिक्का। तो ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा कि बहलोली सिक्का किसने चलवाया, क्योंकि वो तो समझ में ही आया है कि बहलोल लोदी ने चलवाया था। तो इसके सिक्के को बहलोली क्वाइन बोलते थे, बहलोली सिक्का या बहलोली क्वाइन बोलते थे। तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई भी प्रश्न नहीं आता है। चांदी का सिक्का था, एक सिल्वर क्वाइन था, और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये जो बहलोली सिक्का था, ये सिल्वर क्वाइन था, अर्थात यह एक चांदी का सिक्का था। ठीक है, चांदी का सिक्का था। अब जो जौनपुर वाला इलाका है, हमने डिस्कस किया था कि जौनपुर वाले इलाके में शर्की वंश की स्थापना हो गई है। तो ये शर्की वंश के शासक को हरा देता है और जौनपुर को दोबारा से दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। एक दो विद्रोह और हुए, पर वहां से प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न यहीं से बनता है कि सुल्तानों को क्या कहता था, सरदारों को क्या कहता था, मकसद ए अली। सरदारों के साथ बिल्कुल समानता का व्यवहार करता था। अब ये बात समझना होगा आपको कि जब मैंने आपसे कहा कि यही चीज आगे जाकर के इसके पतन का कारण बनी, तो समझिए, आगे जब सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी शासक बने, तो ये अपने रूट को भूल गए। ये भूल गए कि कैसे हमारे पिता हमारे सरदारों के साथ समानता का व्यवहार करते थे। इन्होंने उल्टा काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने तुर्की राजत्व को अपना लिया, इन्होंने टर्किश किंगशिप को अडॉप्ट कर लिया। और टर्किश किंगशिप वही बलबन वाला, अलाउद्दीन खिलजी वाला, पूर्णतः निरंकुशता। इनके सिंहासन अलग हो गए, सरदारों से अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे, तो सरदार इनके खिलाफ हो गए। और इन्हीं सरदारों ने मिलकर के, सिकंदर लोदी चूंकि पावरफुल था तो वो उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन जब इब्राहिम लोदी सुल्तान बना तो इन्हीं सरदारों ने मिलकर के, जिसमें दौलत खान का नाम है, आलम खान का नाम है, ये बाबर को बुला करके भारत लाए थे। ये इन्होंने ही बाबर को बुलाया था और बाबर को इंडिया इनवाइट किया कि आप आ जाओ, इसको अलग कर दो। उन्हें लगा कि बाबर आएगा, हराएगा इब्राहिम लोदी को, पैसा लूटेगा और वापस चला जाएगा। बाबर ने यही रहने की ठान ली और बाबर ने इन्हीं सबको मार डाला एट द एंड। तो जब इस चीज में परिवर्तन होगा ना, अफगानी किंगशिप में जब परिवर्तन होगा, तो इससे सरदार बहुत नाखुश हो जाएंगे और फिर वो विद्रोह करेंगे। आइए हम देख लेते हैं बहलोल लोदी के बारे में जो जो बातें हमने पढ़ी हैं, सारी महत्वपूर्ण बातों को एक बार हम समझ लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो एक तो हमने आपको यही बताया कि सल्तनत का पहला अफगानी वंश था। इट वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ सल्तनत। ठीक, गिलजाई अफगानिस्तान। इन्हें पठान कहा जाता था साथियों, ये भी याद रखेंगे।
बहलोल लोदी 39 वर्ष का शासनकाल रहा। सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान बहलोल शाह गाजी। 39 ईयर का रिजीन रहा। सुल्तान हु रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन दी सल्तनत एरा, बहलोल शाह गाजी। फिर यहाँ लिखा है कि रक्तहीन क्रांति, ब्लड रेस रेवोल्यूशन, क्योंकि सैयद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था अलाउद्दीन आलम शाह, वो खुद छोड़ करके सब कुछ चला गया था। अफगानी राजत्व अपनाया, अफगानी किंगशिप जिसमें समानता पर बल दिया गया, इक्वालिटी पर बल दिया गया। सरदारों को मकसद अली कहता था, जो सरदार हैं उनको मकसद ए अली बुलाता था साथियों। फिर जौनपुर के शर्की शासक मोहम्मद शाह शर्की को इसने पराजित किया था। ये कहानी हमने पहले आपको सुनाई थी कि जौनपुर में शर्कियों ने शासन शुरू कर दिया था, तो इसने शर्की वंश के मोहम्मद शाह शर्की को पराजित किया था, ये आपको याद रखना है। फिर आगे हम बढ़े, एक स्टेटमेंट है, फरिश्ता लिखता है कि सुल्तान हर दिन अपना भोजन व घुड़सवारी किसी न किसी अमीर के घर में करता था। द सुल्तान यूज्ड टू हैव हिज मील एंड हॉर्स राइडिंग एट सम नोबल हाउस एवरी डे। तो ये दिखाता है कि वो अपने सरदारों के प्रति कितना लॉयल था। हिंदुओं के प्रति कट्टर नहीं था, क्योंकि बहुत से हिंदू सरदार जैसे राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह इसके शासनकाल में उच्च पदों पर थे। उसने एक चांदी का सिक्का चलवाया था, एक सिल्वर क्वाइन चलवाया था जिसे बहलोली कहा जाता था। उसने एक सिल्वर क्वाइन इशू किया था जिसे बहलोली कहा जाता था। एक किताब है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है फवायद उल फवाद। ये किताब का नाम याद रखना, फवायद उल फवाद, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, फवायद उल फवाद, ध्यान से समझना। ये जो किताब है फवायद उल फवाद, ये इसी समय पर लिखी गई किताब है साथियों। और इस किताब में जो सूफी संत हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, उनके उपदेश और वार्ताओं का संकलन है। और ये किताब अमीर हसन सिज्जी के द्वारा कंपाइल की गई थी। अमीर हसन सिज्जी दहलवी, उसने ये कंपाइल की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि उस पुस्तक का नाम बताइए जिस पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का संकलन किया गया है, जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया के जितने भी अलग अलग उपदेश थे उनको कंपाइल किया गया है। तो उसे कंपाइल किया गया है फवायद उल फवाद नाम की किताब में। ठीक, ये बस याद रखना, एक अलग से फैक्ट है दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी, चलो एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे और ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक है दिल्ली सल्तनत का, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और इसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, ठीक है, ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक होगा, अंतिम महत्वपूर्ण शासक होगा सिकंदर लोदी। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही मैं लिख देता हूं कि ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। He was the last important ruler of दिल्ली सल्तनत। इसने 1489 से लेकर के 1517 तक रूल किया है। 1489 से लेकर के 1517 तक रूल किया है। 1517 तक ये शासन करता है। ठीक, अब जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी, इसकी जो माता थी, क्योंकि माता को लेकर के बहुत विवाद हुआ था, इसकी जो मदर थी वो हिंदू थी, इसकी जो माता थी साथियों वो हिंदू थी। एक सुनार थी इसकी माता, सुनार की बेटी, एक सुनार की बेटी थी हिंदू, जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ। विवाद इस चीज को लेकर के हुआ कि अधिकांश सरदार इसको सुल्तान बनाने के पक्ष में नहीं थे। मैक्सिमम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि हम इसको सुल्तान नहीं बनाएंगे। माता का नाम जयबंद था और वो एक हिंदू महिला थी। यही कारण था कि सिकंदर लोदी जब सुल्तान बनना चाहता था तो अमीरों ने इसका बहुत विद्रोह किया। जो अमीर थे, जो नोबेल्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको अपोज किया था। अगली चीज, जो सिकंदर लोदी है, इसका मूल नाम निजाम खान था।
इसका जो ओरिजिनल नाम है, इसका जो ओरिजिनल नेम है, इट वाज निजाम खान। इसका मूल नाम क्या था? निजाम खान। ठीक, निजाम खान। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा 2 से 3 बार। इसके प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख कार्यों में आता है कि इसने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा का संस्थापक। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ आगरा। ही वॉज फाउंडर ऑफ आगरा। फाउंडर ऑफ आगरा। ठीक है, इसने 1504 में आगरा को बनाया था और आगरा जो है वो 1506 में इसने आगरा को राजधानी बनाया और 1506 से लेकर के 1526 तक आगरा दिल्ली सल्तनत की राजधानी रहा है, दिल्ली सल्तनत की कैपिटल रहा है साथियों। 1506 से 1526 तक जो आगरा है वो दिल्ली सल्तनत की राजधानी रहा है। अब दिल्ली सल्तनत की 3-4 राजधानियां हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ सल्तनत बोर्ड लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी राजधानी दिल्ली, जो बहुत लंबे समय तक रही, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। बीच में एक राजधानी जो बनती है वो दौलताबाद, दौलताबाद जिसका नाम दोबारा से अभी देवगिरी कर दिया है, जिसे तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, फिर एक राजधानी आगरा, और आगरा ही अंतिम राजधानी होती है, लास्ट राजधानी होती है। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया जाता है और ये 1526 तक राजधानी रहती है। इतने लंबे समय तक ये कैपिटल बनी रही। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो जवाब देंगे आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी की माता जयबंद एक हिंदू महिला थी, इसलिए जब यह सुल्तान बनना चाह रहा था तो इसका बहुत विरोध किया गया, इसे बहुत अपोज किया गया। इसके अगले कामों में आता है कि साथियों इसको कविता लिखने का बहुत शौक था। ये पोइट्री करता था, ये पोइट्री करता था, ये कविता लिखता था। और ये जो कविता लिखता था ये गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। गुलरुखी ये इसका पेन नेम था, ये इसका पेन नेम था। तो ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। He used to write poem with the name of गुलरुखी। खुद के नाम से नहीं लिखता था, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। इवन ये से संगीत का भी बहुत शौक था। इसने संगीत की एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है, तो संस्कृत ग्रंथों का इसने अनुवाद कराया था फारसी में लज्जत ए सिकंदरी के नाम से, लज्जत ए सिकंदरी के नाम से। तो लज्जत ए सिकंदरी के नाम से जो संस्कृत के महान संगीत ग्रंथ हैं, उसमें नाजिम अहमद नाम का एक व्यक्ति था, उसने सभी किताबों का फारसी में अनुवाद किया था, सभी किताबों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था लज्जत ए सिकंदरी के नाम से। ठीक है, तो संगीत का भी बहुत शौकीन था, संगीत के विद्या ग्रंथ थे। नाजिम अहमद ने इन सारे ग्रंथों का अनुवाद किया था। ठीक है, इसने एक मापक इकाई भी चलाई थी, वो है गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी 30 इंच के आसपास होती थी। गज ए सिकंदरी एक मापक इकाई थी, एक मेजरमेंट यूनिट था, एक मापक इकाई थी, एक मेजरमेंट यूनिट थी। 30 इंच के आसपास इसकी लंबाई होती थी। तो याद कीजिए अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा नाम की इकाई चलाई थी, और इसी तरह जो सिकंदर लोदी है इसने गज ए सिकंदरी नाम की एक मापक इकाई चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा नाम का एक मेजरमेंट यूनिट शुरू किया था। लाइकवाइज सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नाम का एक मेजरमेंट यूनिट शुरू किया था। यहीं से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न और बन जाता है कई बार यहीं से कि इसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मियां भोइया। इसका एक प्राइम मिनिस्टर या वजीर भी कह सकते हैं, एक वजीर था और वजीर का नाम था मियां भोइया। मियां भोइया। तो मियां भोइया ने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी और इस मस्जिद का नाम है मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद। ठीक है, और यहीं से साथियों दोहरे गुंबद वाली मस्जिदें बनना शुरू हुई थी। इसमें दोहरे गुंबद थे, इसमें डबल डोम थे। डबल डोम। तो डोम
डबल डोम, दोहरे गुम्बद वाली मस्जिदें बनना शुरू हुई। तो दो प्रश्न पूछे जाते हैं, मोठ मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। किस वंश के शासनकाल से दोहरे गुम्बद वाली मस्जिदें बनना शुरू हुई? तो दोहरे गुम्बद की जो बात है ये लोदियों के शासनकाल में आया था। उससे पहले दोहरे गुम्बद वाली आकृतियां नहीं बनती थी। जैसे हमने कल खान ए तेलंगानी का मकबरा पढ़ा था कि वो अष्टकोणीय मकबरा था, ऑक्टागोनल शेप में था वो। तो मोठ की मस्जिद, सवाल एट द एंड यहीं से बनेंगे कि वो कौन सा शासक था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। वो कौन सा शासक था जिसने आगरा की स्थापना करी? सिकंदर लोदी। वो कौन सा शासक था जिसने आगरा को राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी। किसके शासनकाल में मोठ मस्जिद बनाई गई? तो दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ। गज ए सिकंदरी नाम की इकाई क्या थी? एक मापिक इकाई थी जो सिकंदर लोदी ने शुरू की थी, जिसका वैल्यू लगभग 30 इंच के आसपास होता था। ठीक, इतने ही प्रश्न बनने हैं। यहीं से एट द एंड क्वेश्चन निकल करके आएंगे, यहीं से क्वेश्चन निकल करके आएंगे। इसने भी क्या किया था साथियों, ये एक कट्टर शासक था। जो सिकंदर लोदी है ये भी शरीयत के हिसाब से शासन करता था, शरीयत, और बहुत कट्टर शासक था ये भी। इसने बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया था। इसने महिलाओं के लिए कहा था कि आप किसी भी मजार वगैरह पर नहीं जा सकते, ठीक है। और इसी ने तुर्की राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था। यह बात याद रखिएगा कि ये जो सिकंदर लोदी है इसने अफगानी राजत्व को खत्म कर दिया। इसने अफगानी राजत्व को खत्म कर दिया। इसने अफगान की किंगशिप थ्योरी को खत्म कर दिया और अफगानी राजत्व के स्थान पर तुर्की राजत्व को शुरू किया। तुर्की राजत्व को शुरू किया, टर्किश किंगशिप को शुरू किया। वही पुरानी बात कि अब सुल्तान और सरदारों में अंतर आएगा, और इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो सरदार हैं वो विरोध करने लगे। जो सरदार हैं वो विरोध करने लगे, ठीक है, वो धीरे धीरे करके विरोध करने लगे। देखो इतिहास में ना, मैं एक एनालिसिस आपको बताता हूं, जो एक एनालिसिस है साथियों, ध्यान देना। कोई भी शासक जब कट्टरता की नीति अपनाता है ना, तो उसके पीछे वास्तव में धार्मिक कारण नहीं होता, उसके पीछे एक्चुअल में रिलीजियस रीजन नहीं होता। जो मेरा मानना है कि जो शासक होते हैं ना, ये वास्तव में बहुत ऊपर उठ जाते हैं धर्म वगैरह से। ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जनता हमेशा से मूर्ख रहती है, पहले भी मूर्ख थी, आज भी मूर्ख है और आगे भी मूर्ख ही रहने वाली है। जनता कभी समझदार नहीं होती, और अगर जनता समझदार हो जाएगी तो शासक बहुत लंबे समय तक शासन कर नहीं पाएगा। इसलिए गरीबों को गरीब रखा जाता है, अशिक्षितों को अशिक्षित ही रखा जाता है, ताकि लोगों को आसानी से भड़काया जा सके। धर्म एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं शासक। एग्जाम्पल के लिए हम एक एक शासक को लेना शुरू करते हैं। हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, जिसने बेतहाशा कट्टरता की नीति अपनाई, शरीयत के कानूनों का पालन किया। कारण था उसके पीछे कि अगर वो अमीरों और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त नहीं करता तो धीरे धीरे सल्तनत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, उसका शासन कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। तो उनका समर्थन प्राप्त करना था, कट्टरता की नीति अपनाई। मोहम्मद बिन तुगलक भी बीच में चेंज होता रहा, कहेगा नहीं शुरुआत में हम खलीफा की, फिर खलीफा के पास जाएगा, फिर कहेगा हम खलीफा से नहीं। अपना फायदा, अपने फायदे के अनुसार धार्मिक नीतियां अपनाई जाती है। क्योंकि अगर मान लो कि वो इतना ही कट्टर होता तो संगीत और मदरा को भी बंद करा देता। उसी के शासनकाल में गया में सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। ठीक ऐसे ही सिकंदर लोदी की कहानी है। सिकंदर लोदी चूंकि एक हिंदू माता का पुत्र था, और इससे पहले खुसरो शाह था एक हिंदू, बरादी मुसलमान, याद होगा आप लोगों को। तो सब सरदारों को यह डर था कि यार ये हिंदू माता का पुत्र है। फिरोज शाह तुगलक के साथ भी यही कहानी थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस्लाम को खतरे में डाल दे। अब उसे भी प्रूफ करना था कि नहीं, मैं तो इस्लाम का सच्चा सिपाही। तो बेतहाशा कट्टर था, सिर्फ प्रूफ करने के लिए। सेम कहानी पूरे तुर्की मुसलमानों के साथ यही कहानी हुई। तुर्की मुसलमान मूल रूप से मुसलमान नहीं थे, ये कन्वर्टेड थे, तो इन्हें हर जगह प्रूफ करना था कि हम सच्चे मुसलमान हैं। तो शासक हमेशा अपनी सहायता के लिए धार्मिक नीतियां अपनाते रहे हैं,
अपनाते हैं और आगे भी अपनाते रहेंगे। और जनता हमेशा मूर्ख रही है, मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगी। हार्श वर्ड है पर यही रियलिटी है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी धार्मिक नीतियां अपनाई जाती है, ऐसी रिलीजियस। अब ये क्यों अफगानी राजत्व से तुर्की राजत्व में चला गया? क्या जरूरत थी इसको टर्किश किंगशिप को अडॉप्ट करने की? सरदारों ने विरोध किया था इसका, तो इसे डर था कि ऐसा ना हो कि ये सरदार कल के दिन हमको मार डालें। तो इसे बड़ा डर था इस चीज का कि ये सरदार कल के दिन हमको मार ना डालें, तो उसने सरदारों से अलग कर लिया खुद को। अब इसने शुरू किया है, इब्राहिम लोदी उसको कंटिन्यू करेगा। सिकंदर लोदी पावरफुल था, खौफ था इसका, इसको नहीं मारा, इब्राहिम लोदी को निपटा देंगे ये लोग। ठीक, तो यही कहानी चलती है एट द एंड प्यारे दोस्तों। चलिए, तो अब हम आखिरी शासक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और आखिरी शासक है इब्राहिम लोदी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत जो है वो खत्म हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, इब्राहिम लोदी के बारे में हम अब बात करेंगे। 1517 में ये राजा बनता है और 1526 तक इसका शासनकाल होता है। दो बातें पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, और लोदी वंश का भी हो ही जाएगा, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान है। ठीक है, देखिए इसने क्या किया था। इसके समय जो चीजें हमें समझ में आती हैं, सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा था, सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा या ज्येष्ठ पुत्र भी लिख सकते हैं, एल्डेस्ट सन ऑफ सिकंदर लोदी। इसके शासनकाल में भी सरदार या हम कहें अमीर, उनका विद्रोह बहुत होगा। अमीरों का षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर होगा। कारण वही जो हमने आपको बताया, कंस्पिरेसी ऑफ अमीर। बहुत बड़े पैमाने पर अमीरों का षड्यंत्र होगा, बहुत बड़े पैमाने पर अमीर जो है वो कंस्पिरेसी करेंगे। अभी इसकी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ युद्ध भी लड़ता है इसके समय, कुछ इंपॉर्टेंट बैटल भी होते हैं। जैसे एक युद्ध होता है खतौली का युद्ध, और दूसरा युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। ठीक है, खतौली और बाड़ी का युद्ध। अब ये युद्ध जो है, एक है खतौली का युद्ध 1517 में, और एक है बाड़ी का युद्ध 1518 में। ये जो दोनों युद्ध है, बैटल ऑफ खतौली और बैटल ऑफ बाड़ी, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये दोनों युद्ध वो लड़ता है राणा सांगा के खिलाफ, महान राणा सांगा, राणा सांगा के विरुद्ध। और जो राणा सांगा है, दोनों ही युद्ध में इसको हरा देते हैं, दोनों ही युद्ध में वो इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। तो जो राणा सांगा हुए महानतम शासक भारतों के एक, उसमें से राणा सांगा का नाम आता है। राणा सांगा के साथ इसके दो युद्ध होंगे, एक बैटल ऑफ खतौली और एक बैटल ऑफ बाड़ी। दोनों ही युद्धों में राणा सांगा इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हरा देंगे, इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देंगे साथियों। और इब्राहिम लोदी के समय तक आते आते ना दिल्ली का क्षेत्र भी बहुत छोटे से क्षेत्र पे आ जाएगा। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि खतौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ खतौली वॉज फॉट। तो याद रखना, खतौली का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है और जो अपना ये इब्राहिम लोदी है ये हार जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो युद्ध है जो इसके समय होता है, वो है पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत जो है वो हरियाणा के पास एक जगह है साथियों। पानीपत का पहला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत जो है वो हरियाणा में है। मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताता हूं। ये हरियाणा में है, ठीक। यहीं पर इब्राहिम लोदी की कब्र बनेगी। ये युद्ध होता है 21 अप्रैल 1500
1526 में 1526 में किस किस के बीच में हो रहा है? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी बनाम बाबर, इब्राहिम लोदी बनाम बाबर। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर की इसमें जीत होती है और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसी के साथ इंडिया में मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश होता है। और इब्राहिम लोधी पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। ही वॉज अ फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जो युद्ध भूमि में मरा था, जो युद्ध भूमि में मरा था। Who died in the battlefield, who died in the battlefield। तो इसका जो मकबरा है, इसका जो मकबरा है वो पानीपत में ही बना हुआ है, वो पानीपत में ही बना हुआ है। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो कि युद्ध भूमि में मरता है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रश्न है कि भाई साहब पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। अच्छा, बाबर ने इसमें तुगलका पद्धति, वो सब हमें पढ़ना है मुगल काल में। अभी इस वॉर की हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, इस वॉर की डिटेलिंग करेंगे जब हम बाबर को पढ़ेंगे, जब हम बाबर को पढ़ेंगे तब हम इसकी डिटेल में जाएंगे। अभी बस इतना बेस आपको याद रखना है, बेस आपको याद रखना है कि हाँ ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कहाँ हुआ? हरियाणा पानीपत में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया और युद्ध भूमि में ही मारा गया, और ये पहला सुल्तान है जो कि युद्ध भूमि में मारा गया। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डाइड इन द बैटल फील्ड। और बाबर इसमें जीतता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अब जो कहानी मैं आपको बता रहा था, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था कि कैसे ये सब इसके विरोध में हो गए, तो ये वाली कहानी को मैं कंटिन्यू करता हूं, ये वाली स्टोरी को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो इब्राहिम लोदी के एक चाचा थे, इब्राहिम लोदी के एक चाचा थे साथियों, और चाचा का नाम था आलम खान लोदी। ये इसके चाचा का नाम था। इसी समय इसी के ही एक सरदार थे और वो पंजाब का इक्तादार भी था, पंजाब का इक्तादार था, नाम था दौलत खान लोदी। और दौलत खान लोदी का एक बेटा था और बेटे का नाम था दिलावर खान। इसका एक बेटा था, नाम था दिलावर खान लोदी, दिलावर खान लोदी। ये जो दिलावर खान लोदी है यही बाबर से मिला था। इसी ने बाबर से कहा था कि आप भारत आ जाओ। तो आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और दिलावर खान लोदी, इन तीनों की मिली भगत थी। आलम खान लोदी अगला शासक बनना चाहता था, अगला सुल्तान बनना चाहता था। तो इसने ये प्लान पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के साथ डिस्कस किया। दौलत खान लोदी ने कहा कि बाबर नाम का एक व्यक्ति है, उसको इनवाइट करते हैं, वो इन सबको मारेगा, हम राजा बन जाएंगे। तो बाबर को इनवाइट करने के लिए दौलत खान अपने बेटे दिलावर खान लोदी को भेजता है। दिलावर खान को बाबर खाने खाना की उपाधि भी देता है और कहता है कि ठीक है, हम भारत जरूर आएंगे, हम इंडिया जरूर आएंगे। वो भारत आता है, इब्राहिम लोदी को मारता है, फिर उसका मन लग जाता है कि अब मैं भारत में ही रहूंगा। वो इन सबको निपटाता है एक एक करके और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ही एस्टैब्लिश्ड दी मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो ये पूरी कहानी है साथियों दिल्ली सल्तनत की, जो कंप्लीट होती है। हालांकि एक सेशन जरूर जिसमें हम प्रशासन, वास्तुकला, इन सब को कंपाइल कर लेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। बाकी दिल्ली सल्तनत अब खत्म हो चुका है। 90% जो दिल्ली सल्तनत का 97% जो सिलेबस है, माफ कीजिए, वो दिल्ली सल्तनत का हमने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि साहित्य की बात हम पहले ही कर चुके हैं, लिटरेचर हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो साहित्य, किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी किताब मत भूलना, उसमें क्या दिया गया है उसके राइटर मत भूलना। फिर कौन से युद्ध लड़े गए हमने ये भी डिस्कस कर लिया। किसने कौन सा विभाग बनाया हमने ये भी डिस्कस कर लिया। कौन सा किसका सेनापति था, क्या था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल हमने बहुत, किसने कौन सा सिक्का चलाया, राजत्व सुधार किया, वो पूरी कहानी हमने डिस्कस कर ली है।
तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कहानियाँ आपको सुनाई हैं, स्टोरीज आपको सुनाई हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो आइए, सिकंदर लोदी या निजाम खान, यहाँ इसको बनाने का रीज़न यही है कि वो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तलवार मतलब बहुत कट्टर था, बहुत ही ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का था। तो सिकंदर लोदी का जो मूल नाम है साथियों, वो निजाम खान था। इसकी माता का नाम जयबंद था, जो कि एक सुनार हिंदू थी। ठीक है, 1504 में इसने आगरा की स्थापना की और 1506 से 1526 तक जो आगरा है वो राजधानी रही। स्थापना पूछेगा तो 1504, राजधानी पूछेगा तो 1506। आगरा को इस्टेब्लिश किया गया 1504 में, कैपिटल बनाया गया 1506 में। महान कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के दरबार में नहीं थे, लेकिन सिकंदर लोदी जब शासन कर रहा था तो उन्हीं के समकालीन महान कबीर हुए हैं साथियों। गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। लज्जत ए सिकंदरी के नाम से इसने संगीत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया है। गज ए सिकंदरी नाम की एक मापक इकाई शुरू की थी और ये चलती रही अकबर के समय तक। अकबर ने गज ए इलाही की शुरुआत की थी। शरीयत के अनुसार शासन करता था, धार्मिक कट्टरता थी, हिंदुओं पर जजिया भी इसने लगाया था। इसने अफगानी राजत्व और तुर्क राजत्व के मिश्रण को अपनाया, जिससे सरदार इसके विरोध में हो गए। दिल्ली में मौठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भोइया ने करवाया था और यहाँ से दोहरे गंबद की तकनीक की शुरुआत होती है। जो डबल डोम की टेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये सारी बातें याद रखना है। फिर साथियों, हमने इब्राहिम लोदी को पढ़ा। ये सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा था। इसने 1517 में खतौली का युद्ध लड़ा, 1518 में बाड़ी का युद्ध लड़ा। दोनों युद्ध में महाराणा सांगा की जीत होती है साथियों। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। इसमें बाबर ने इसको मार दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस तरह मुगल अफगान वंश की समाप्ति होती है। एकमात्र सुल्तान जो युद्ध मैदान में मारा गया, इसका मकबरा पानीपत में। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहीं से देखो, इसने इब्राहिम लोदी को मारा, ठीक है, फिर ये क्या करता है कि दौलत खान लोदी को भी मार देता है, आलम खान लोदी को भी मार देता है और दिलावर खान लोदी को भी मार देता है। तो यहां से पूरे के पूरे जो अफगान हैं वो बाबर के खिलाफ हो गए थे या मुगलों के खिलाफ हो गए थे। तो बहुत लंबे समय तक, अकबर के समय तक आपको अफगान समस्या नजर आएगी कि बहुत बड़े पैमाने पर जो अफगान है, शेर शाह सूरी अफगान ही था, ये बंगाल वाले इलाके में केंद्रित हो जाएंगे और अफगान जो है वो मुगलों पर अटैक करेंगे। तो यहाँ से अफगान और मुगलों की राइवलरी भी शुरू होती है, यहाँ से अफगान और मुगल का कन्फ्लिक्ट भी शुरू होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये सब है, ये बाबर का कैंपेन है कि बाबर कैसे शुरू करता है। खैबर दर्रे को पास करेगा बाबर, ठीक है, कांधार, काबुल, पेशावर, इस तरह से लाहौर, और ये 1526 में पानीपत पहुंचेगा। यहाँ वो रुकेगा नहीं, वो आगरा भी जाएगा, ग्वालियर होते हुए ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसका जो पीडीएफ है साथियों वो हमारे चैनल पर मिलेगा। शुभम गुप्ता पीडीएफ हमारा चैनल है। हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। एक जीके जीएस का हमारा कोर्स चल रहा है और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। एक बार ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में करंट अफेयर्स भी आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोगों से कल दिल्ली सल्तनत की अंतिम क्लास में, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।